सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु में आपका स्वागत। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। हम इस श्रृंखला के अंतर्गत ऐसे किरदार के संदर्भ में बात करेंगे जो भारतीय राजनीति में इस समय अपने वजूद के संकट से उलझा हुआ हो, जूझ रहा हो और उसके संदर्भ में लोगों में यह दिलचस्पी हो कि आखिर इसका भविष्य क्या होगा। इसकी पहली श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं ग्वालियर के महाराजा करार दिए जाने वाले सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की। राठौड़ जी, आपके सम्माननीय महाराज जिनके जलवाए जलाल से कांग्रेस की सियासत के अंतर्गत न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और देश आलोकित होता था, उन सिंधिया को जुगनू की तरह टिमटिमाते हुए अब जब आप भाजपा में देखते हैं तो मन कितना दुखता है, कितना रिश्ता है, थोड़ा टिप्पणी करेंगे? ये आपका सोचना हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं, जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में आके महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और उनके साथ आए हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को मिला है जी, मैं समझता हूं उतना सम्मान कभी कांग्रेस में नहीं मिला। आपके शब्दों में कहें तो जन सेवा के लिए कुछ और बेहतर स्थितियां मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस में होते, कांग्रेस की सरकार होती, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यह व्यवहार संभव था? लेकिन जब देखा कि एक साल के अंदर कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से अपने उसूलों से भटक गई है, पूरी तरह से जो जो वायदे उन्होंने जनता के साथ किए थे वो सारे वायदों से उन्होंने वादा खिलाफी की है, तब अंत में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यह निर्णय लेना पड़ा कि अब ऐसी पार्टी में काम करेंगे जो जनता के हित में काम करे, जनता के साथ खड़ी रहे। चौधरी जी से समझना चाहूंगा, चौधरी साहब आप भी बड़ी उम्मीद के साथ भाजपा की ओर रुख किए थे और कुल मिलाकर बहुत खेद के साथ वापस हो लिए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय भाजपा में सांसें ले रहे हैं, उन सांसों से आपको कितनी गर्माहट या कितनी सिसकी सुनाई देती है? थोड़ा आप अपने अनुभव को साझा करेंगे? मुझे अफसोस होता है कि एक इतने बड़े राजनेता का निर्णय कहीं ना कहीं खुद के लिए तो गलत हो ही गया है जी, मध्य प्रदेश की और इस क्षेत्र की राजनीति के लिए भी गलत हो गया है। जिस तरीके से मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं, उसी तरीके से आने वाले भविष्य में आप ये मान लीजिए कि 10 महीने बीत गए, दबाव में ये लोग आज सारे काम कर रहे हैं, आज मंत्रियों को भी बना रहे हैं और भाजपा में अंतःकलह बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। और सिंधिया जी को भी हो सकता है बहुत जल्दी ये मंत्री पद से नवाज दें जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत लंबी रेस का ये काम नहीं है। अजय त्रिपाठी थोड़ा अनुभव साझा करेंगे? जब कमलनाथ की सरकार थी, उस सरकार के दौर में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में दाखिल होते थे, उस समय के माहौल में, उस समय की हवा में, और आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद के तौर पर भोपाल में आते हैं, दोनों हवाओं में, दोनों वातावरण में कोई परिवर्तन अजय त्रिपाठी को महसूस होता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सियासत को देखा जाए तो बहुत बदलाव आता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो वक्त है बदलाव का नारा दिया था, पूरा का पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया में लागू हो गया है। बहुत बदली हुई तस्वीर दिखाई पड़ती, जैसा रिपोर्ट में भी हमने लिखा था कि इस समय भी जब वो आते थे 10 महीने पहले, पीसीसी की दीवारें टूट जाती थी, कांच का गेट तोड़ दिया गया था, लेकिन वो भाजपा में जब आते हैं तो बहुत सन्नाटे के साथ होता है। पर क्या सिंधिया जी जैसी शख्सियत को, जिसकी प्रदेश ही नहीं देश में एक पहचान है, जिसके पास एक उल्लेखनीय विरासत है, जिसके पास एक अतीत का गौरव है, उस व्यक्ति को महज 9 महीने से एक सांसद बनाकर रखी हुई है भाजपा, क्या आपको लगता है ये उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता के साथ न्याय किया जा रहा है? लेकिन भाजपा में आने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया किस क्रम पर हैं? क्या राकेश पाठक जैसा अनुभवी पत्रकार तय कर पाया कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम किस पायदान पर रख सकते हैं? क्या ये चक्रव्यूह के अंतर्गत फंसने के संदर्भ में कोई दृष्टि राकेश पाठक जी हमारे साथ साझा करेंगे? देखिए, भविष्य के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो वर्तमान दिख रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेकर अब तक का उनका जो 8-9 महीने का सफर है, जो आप बार बार कह भी रहे हैं जी, तो क्या सिर्फ राज्यसभा में सांसद बनने के लिए उन्होंने दल बदल किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ग्वालियर चंबल संभाग की बात नहीं, आपने ठीक कहा कि वे राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं में थे। अब जो पार्टी के अंदर उनकी वर्तमान स्थिति है वो सचमुच चक्रव्यूह जैसी है। सिंधिया चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ये पूरी बातचीत के अंतर्गत साफ साफ दिखाई देता है। इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? मैं आपके शीर्षक से सहमत हूं कि फिलहाल चक्रव्यूह के अभिमन्यु बन गए हैं, इससे निकलना बहुत आसान उनके लिए नहीं होगा। आने वाले 1.5-2 साल बहुत
धैर्य के साथ देखने होंगे। और आज के हमारे अभिमन्यु एक ऐसा किरदार है जो पिछले 1.5 दशक से चक्रव्यूह में दिखाई दे रहा है। चक्रव्यूह में उसकी जंग जारी है, सारे शत्रु एक साथ मिलकर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन कमाल यह है कि वह चक्रव्यूह में अभी भी खेत नहीं हुआ और ना ही चक्रव्यूह को तोड़ पाया है। हम बात कर रहे हैं अविभाजित मध्य प्रदेश के 7 साल तक मुख्यमंत्री और विभाजित मध्य प्रदेश के 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की। प्रभा झा हमारे साथ में हैं। प्रभा झा जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि दिग्विजय सिंह कहां उलझ गए हैं, आपके चक्रव्यूह में या खुद के चक्रव्यूह में? अब वो कैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह मुझे नहीं पता। एक समय के बाद आदमी, जब कांग्रेस किसी व्यक्ति की चिंता नहीं करती है तो वो भी कांग्रेस की चिंता छोड़ देते हैं। अब कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा कर दी। अब आप देखिए ना, प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, लगातार राज्यसभा में रहे हैं, उनको सभाओं में बोलना न दिया जाए और उनके कहने से वोट कट जाएगा। मैं तो आज तक समझता नहीं इस बातों को। एक तजुर्बा यह आया कि दिग्विजय सिंह आज तक अपने बयान से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी बात को भाजपा कितने ही हल्के से साबित करने की कोशिश करे, पर जितने भी मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है तो साबित हुआ कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर सही थे। क्या कहेंगे आप इस पर? दिग्विजय सिंह जी का फंडा बड़ा क्लियर है जी। वो चाहते हैं कि जब मैं कुछ बोलूं तो लोग टूट पड़े। जी जी। अब तक 16 साल में उन्होंने लगभग 127 ऐसे बयान दिए हैं जो 127 बयान सिर्फ विवाद ही पैदा करते हैं। जी। 1992 में राम मंदिर के मसले को लेकर जब पटवारी की सरकार धराशायी हुई, बर्खास्त हुई, एक माहौल था। उस माहौल में बतौर प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। 7वें, 8वें, 9वें नंबर के नेता माने जाते थे उस समय पर मुख्यमंत्री बन गए, कुशलता रही, बाद में सरकार भी 10 साल चलाई। ऐसा नेता आज जिस हालत में दिखाई देता है, आपको कितना पीड़ा पहुंचाता है ब्रजेश सिंह राठौड़ जी, ये जानने में दिलचस्पी है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस पार्टी में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, है और कुशल प्रशासक वो थे। आज भी हम लोगों की नजर में बहुत कुशल प्रशासक और बहुत व्यवहार कुशल वो व्यक्ति हैं और किसी भी पार्टी को हार जीत में भूमिका अदा करने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्टी उनको नजरअंदाज करती है। दिग्विजय सिंह के मौजूदा हालात को लेकर क्या श्रवण गर्ग मानते हैं कि वो चक्रव्यूह में है? और उस चक्रव्यूह के संदर्भ में ही मेरा सवाल आपसे है कि जो दिग्विजय सिंह 1993 के विधानसभा चुनाव के दौरान शिल्पकार था बतौर प्रदेश अध्यक्ष, जिसने बतौर मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल के बाद 1998 में दोबारा वापसी करके दिखाई, वो शख्स इस समय इतने हाशिए पर आपको महसूस होता है कि नहीं? दिग्विजय सिंह को चक्रव्यूह में रहना पड़ेगा जी, क्योंकि चक्रव्यूह उनकी नियति है जी। वो चक्रव्यूह से में है तब तक दिख रहे हैं, वो मतलब चक्रव्यूह के जैसे बाहर आएंगे तो वो बिल्कुल अदृश्य हो जाएंगे। तो चक्रव्यूह में वो बने रहना चाहते हैं और वो इस कारण बने रहना चाहते हैं कि वो उनकी उपस्थिति का परिचायक है चक्रव्यूह जी, कि दिग्विजय सिंह अभी सक्रिय हैं जी। मेरा आपसे जानने में दिलचस्पी कि आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह चक्रव्यूह में फंसे कमलनाथ के द्वारा भोपाल से दिग्विजय सिंह को चुनाव क्यों लड़ना था? क्या कारण था जिसके कारण से दिग्विजय सिंह भोपाल से ही चुनाव लड़ते? अगर उन्हें लोकसभा लड़ाना था, राजगढ़ खाली थी जो उनका परंपरागत संसदीय क्षेत्र था, उसके स्थान पर भोपाल से लड़ाया जाना, क्या आप मानते हैं कि वो अपने कांग्रेस के अंदर साजिश का शिकार हुए और उस साजिश में किसी समय उनके बड़े भाई रहे कमलनाथ भी हिस्सेदार बने? दिग्विजय सिंह को हराने के लिए अब पार्टी में भाजपा की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह को अब मतलब कॉर्नर करने के लिए कांग्रेस में ही काफी लोग। दिग्विजय सिंह की स्थिति यह है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बिना प्रदेश में क्या करे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है कि वो न तो उन्होंने अपना कोई विकल्प तैयार किया, न होने दिया, और न उनके रहते प्रदेश की राजनीति में कोई विकल्प उपस्थित हो सकता है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, आर.के. धवन जी ने इंदिरा जी ने जब उनको कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि इंदिरा जी, आइदर यू लव मी और हेट जी, बट डोंट ट्राई टू इग्नोर मी जी। दिग्विजय सिंह जी से आप प्यार करिए या घृणा करिए, परंतु आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस उनके चक्रव्यूह में, कांग्रेस के चक्रव्यूह में वो नहीं है।
आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही भाजपा की तेज तर्रार नेता पूर्व सांसद उमा भारती की। उमा भारती की मौजूदा स्थिति पार्टी के षड्यंत्र का नतीजा या अपने व्यवहार और तौर तरीकों का नतीजा? और क्या उमा भारती मध्य प्रदेश की राजनीति में केवल इतिहास है या वर्तमान या भविष्य भी कुछ आप देख पाते हैं दीपक जी? अगर ये अटल आडवाणी वाला युग चल रहा होता तो उमा भारती कभी इतनी अप्रासंगिक नहीं होती। पर जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी जिस फेज में चली गई है, क्योंकि अब यहां पर माईवे और हाईवे वाली राजनीति हो रही है और उसी का शिकार उमा भारती हुई है। तो उमा भारती की मौजूदा हैसियत को लेकर मुकेश नायक जैसा अनुभवी राजनेता क्या दृष्टि देखता है? भविष्य की संभावनाएं या केवल चक्रव्यूह में गिर जाने के बाद में व्यक्ति अपने मरने से बचने के लिए जो हाथ पैर मारता है, दिए की बुझने से पहले की जो फड़फड़ाहट होती है वो दिखती है? क्या देख रहे हैं मुकेश नायक जी आप? मध्य प्रदेश और किसी भी राज्य में 40-50 लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी सत्ता आ जाए चलती उनकी है। जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी तो ऐसा काकस उनके आसपास नहीं था, ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करती थी, ऐसे लोग उनके आसपास नहीं फटकते थे, क्योंकि ना उनसे उनका संवाद था ना संपर्क था। जितनी दलालों की बड़ी टीम थी उमा भारती के छोटे से कार्यकाल में बिल्कुल अप्रासंगिक हो गई। वो एक ऐसी डायमंड है जिस पर छेनी नहीं लगी। वो एक अनगढ़ नेता है और अनगढ़ नेता होने का जो अनुभव की कमी थी उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उसका इस पूरे काकस ने फायदा उठाया। एक फॉल्स परसेप्शन मेकिंग पर व्यवस्थित ढंग से काम हुआ और ऐसी एक जनधारणा निर्मित कर दी गई कि इनको ना प्रशासन आता है, ना ये ऑर्गेनाइज्ड है, ना ये शासन कर सकती हैं। एक ऐसी स्थिति उनके आसपास अस्थिरता का वातावरण निर्मित करके पब्लिक परसेप्शन पर काम किया गया और बड़े तरीके से उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। दूसरा जानना था कि अनुभव की कमी नहीं थी 2004 के समय पर 2014 10 साल बाद संघर्ष की राजनीति करने के बाद, मुख्यमंत्री का अनुभव लेने के बाद वह केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनी। जल संसाधन, गंगा सफाई उनके हिस्से में आई। एक कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि बीच में ही उनसे ये विभाग ले लिए गए और एक नाम के लिए स्वच्छता और पेयजल मंत्रालय उनके हवाले कर दिया गया। क्या कहेंगे मुकेश नायक जी? आपका अनगढ़ हीरा हर मौके पर कांच क्यों साबित हुआ जब कसौटी की बात आई? कभी कांच साबित नहीं हुआ। एक सच्चे आदमी को आज के राजनीतिक वातावरण में काम करने में जो तकलीफ होती है उसको वो अनुभव कर सकता है जो इन परिस्थितियों का सामना करता है। मैंने इस परिस्थितियों का सामना किया। बहुत सारे हमारे जैसे दूसरी पंक्ति के नेता देश भर में इस पॉलिटिकल माफिया और इस वंशवाद और इस तरह की जो एक पारंपरिक राजनीति है उसके शिकार हुए हैं। उमा भारती का अपना अंदाज अगर नहीं बदलता, निश्चित रूप से वो कह रहे कि मुख्यमंत्री बनते समय सत्ता के दलाल होते हैं वो सब खत्म हो गए थे, लेकिन जिस तरह यही मुकेश नायक जी की पार्टी आरोप लगाती थी कि सुबह एक आईएएस का ट्रांसफर होता है, दोपहर को कैंसिल हो जाता है, नई पोस्टिंग हो जाती है, शाम को फिर नई पोस्टिंग हो जाती है, एक एक आईएएस अधिकारी के 3-3 बार तबादले हुए दिन में, ये सत्ता के दलालों को खेलता। वो दलाल जो परंपरागत थे वो अलग हो गए थे, लेकिन ऐसे दलाल सामने आ गए थे जो इस व्यवस्था को नए ढंग से ले रहे थे और ये उमा भारती के लिए भारी पड़ गया। उमा भारती ऐसी करिश्माई नेता नहीं थी जो 2003 में मुख्यमंत्री बनी थी। उनके साथ साथ डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में मुख्यमंत्री बनी। संयोग से तीनों ही केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और इन चुनावों के मद्देनजर तीनों को अलग अलग भूमिकाओं में भेजा गया था अपने अपने राज्यों में। रमन सिंह का संदर्भ में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, पर उमा भारती और वसुंधरा राजे सिंधिया तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भेजे गए। रमन सिंह ने 15 साल पूरे किए बतौर मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे 5 साल तक मुख्यमंत्री रही। 5 साल बाद एक चरण आया, उसके बाद में फिर वो मुख्यमंत्री के तौर पर आई, पर उमा भारती साल भी पूरा नहीं कर पाई। खामी पार्टी के षड्यंत्रों में थी? पार्टी के षड्यंत्र बड़े प्रभावी थे या नेता में ही कोई चूक तो थी? आज हम एक ऐसे किरदार के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं जिसकी हनक पूरे देश की राजनीति में महसूस की जा रही है, लेकिन अपने गृह प्रदेश में जिसके इकबाल पर सवालिया निशान है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का। दुर्नारायण सिंह जी, सबसे पहले तो आपसे ही जानने में दिलचस्पी है
मानते हैं कि कैलाश जी जिस हैसियत के नेता राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाते हैं, मध्य प्रदेश में अपनी वो हनक, वो अपनी धमक और वो अपनी चमक खोए हुए हैं, या इससे ना इत्तेफाकी आपकी? ये मेरी इसमें बिल्कुल ना इत्तेफाकी इसलिए है जी कि कैलाश जी जो राष्ट्रीय राजनीति में इतने प्रासंगिक हैं, वो अपने प्रदेश में अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते, पहली बात जी। और वो जब पार्षद बने या महापौर बने, मंत्री बने या राष्ट्रीय महामंत्री बने, वो उनका सफलतम कार्यकाल हमेशा रहा। और कैलाश जी तो वो नेता हैं जिनके बारे में अगर ये डायलॉग मैं बोलूं कि वो जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आप उनके कद को इससे मत तोलिए कि उनके किसी समर्थक को मंत्री का पद मिला या कोई अन्य पद मिला या नहीं मिला। उनका कद जो है, या उनकी जो प्रासंगिकता है, मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखती है। इसके बदले में पार्टी ने क्या दिया? कैलाश विजयवर्गीय, जिनको जनता का समर्थन, जनता का मत मिलता था, वो विधानसभा चुनाव से भी महरूम हुए और उसके बाद में लोकसभा के लायक भी नहीं समझे गए। जिस इंदौर के संदर्भ में उन्हें लोग भावी सांसद के तौर पर देखते थे, सुमित्रा महाजन की सेवानिवृत्ति या संन्यास्ती के बाद कैलाश विजयवर्गीय की उम्मीदवारी का ही हम लोग इंतजार करते रह गए। और तो छोड़िए, राज्यसभा के स्तर पर कितने ही लोगों को पार्टी ने मौका दे दिया, पर कैलाश जी के नाम पर विचार भी नहीं किया। क्या कहेंगे ध्रुव नारायण सिंह अपने इस प्रिय नेता के संदर्भ में पार्टी के व्यवहार को लेकर? मुझे इसलिए कष्ट नहीं होता कि वो, आप देखिए, वो हरियाणा का हीरो बन के निकले थे और रॉयल बंगाल टाइगर बन के बंगाल से निकलेंगे। और जब शेर कहीं निकलता है तो शेर अपने दम पे शेर होता है। वो किसी को ये मोहताज नहीं होता कोई उसे राजा की पदवी दे, वो अपने आप में राजा होता है। और कैलाश विजयवर्गीय एक अपने आप में राजा है, और वो किसी पद का या किसी चार समर्थक, उसके जितने समर्थक होंगे वो अपने आप पे इतने बली हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि अगर वो भी बिना पद के हैं तो वो भी किसी पद वाले से कमजोर नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे इनके साथी रहे, इनके समकालीन रहे। इन तमाम नेताओं ने भी समय समय पर कोशिश की अपने परिजनों को राजनीति में स्थापित करने की, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की, लेकिन इनमें से सफल केवल और केवल कैलाश विजयवर्गीय हो पाए। केवल आकाश विजयवर्गीय एकमात्र चेहरा है जो बतौर विधायक हमारे सामने है। क्या ये दांव ही कैलाश विजयवर्गीय के लिए परेशानी का सबब बन गया? जाहिर है उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो नरोत्तम मिश्रा या बाकी गोपाल भार्गव और जो बाकी जो मंत्री हैं उस तरह से किसी भी मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मंत्री बन के रहें और वो वहीं तक रहें, या एक नई राह चुने। उन्होंने जो संगठन में गए, महामंत्री बने, ये उनकी अपनी चॉइस थी। ये संगठन ने उनको नहीं बुलाया था, ये उनकी चॉइस थी। उनको लगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको मंत्री से ऊपर आगे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो उन्हें एक कैलकुलेशन लगाया उन्होंने कि दिल्ली जाना बेहतर है, संगठन में काम करना बेहतर है, और मंत्री पद छोड़कर वो संगठन में गए। तय बात है कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी पार्टी के ही कुछ लोगों द्वारा रचे गए चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हैं। उस चक्रव्यूह में जाने का फैसला उनका था, पर क्या वह उससे बाहर भी निकल पाएंगे, इसका इंतजार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हर एक उस शख्स को है जो कैलाश विजयवर्गीय में तमाम संभावनाएं देखता है। और आज के हमारे अभिमन्यु छत्तीसगढ़ की सियासत का एक महत्वपूर्ण किरदार है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे और छत्तीसगढ़ की सियासत के एक महत्वपूर्ण स्तंभ ब्रजमोहन अग्रवाल की। वीरेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि ब्रजमोहन वही हैं जहां के लायक थे, या जहां पर होना चाहिए था उलझ गए? राजनीति में योग्यता का और निष्ठा का ज्यादा महत्व होता नहीं है जी। राजनीति और स्त्री में एक खास बात होती है कि वो जो निकट रहता है उसको अपना लेती है जी। 1990 में जब ब्रजमोहन को टिकट मिली रायपुर से, तो उसके पीछे भी निकटता एक कारण था। गोविंद सारंग से बहुत निकट के संबंध होने के कारण जी, और छात्र राजनीति में रहने के कारण वो अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया जी। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रजमोहन अग्रवाल में विनम्रता है, मिलनसारिता है, मित्र बनाने और मित्रता निभाने का गुण है, और वही एक इनका बड़ा आधार बनता है। आमतौर पे होना ये चाहिए कि जो विधायकों का बहुमत जिसके साथ हो उसको नेता का पद प्राप्त होना चाहिए जी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय अधिकांश विधायकों का समर्थन ब्रजमोहन को प्राप्त था
भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रह चुकने के बाद संगठन के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी कोई जिम्मेदारी न सौंपी जाए या न ली जाए, इस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? मैंने फिर आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक मामले को देखेंगे अगर जी, तो आपको एक बात दिखाई पड़ेगी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई होता है तो संगठन महामंत्री होता है, या जिसको आप कह सकते हैं संगठन मंत्री जी। अगर संगठन मंत्री आपसे प्रसन्न नहीं है, तो अगर संगठन मंत्री आपसे खुश है जी, तो बोलते हैं ना खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान जी, तो वो स्थिति बन जाती है। जो बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश में इतना बड़ा नेता माना जाता था, जब राज्य बना विधायकों का साथ उनके साथ में था, तब भी नेतृत्व का भरोसा उनके साथ क्यों नहीं रहा? क्या कमी महसूस कर रहा था नेतृत्व? क्या डर था नेतृत्व को, जिसके चलते विधायकों का साथ होते हुए भी बृजमोहन अग्रवाल के मुकाबले नंद कुमार साय को नेता प्रतिपक्ष बनाना भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा भाया? उनके कई बार लोगों ने आग्रह किया कि आप दिल्ली की राजनीति में जाए, लोकसभा में जाए, पर उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ को बना के रखा जी, और छत्तीसगढ़ की राजनीति में वो आज एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। वो सभी स्वीकार करते हो, जिनके पास इतनी बड़ी पूंजी है, मुझे नहीं लगता कि और वो किसी चीज के मोहताज हैं। इस पहेली को आप सुलझा पाएंगे कि इतना सब कुछ होते हुए भी पार्टी का भरोसा क्यों नहीं, अफसर क्यों नहीं? छवि बन गई कि ये शायद, जैसा कि पांडे जी ने भी बताया, कि ये शायद मौके बे मौके कुछ ऐसा उच्च श्रृंखल काम कर सकते हैं जो पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ हो। पहला तो ये। दूसरा, अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ थे जितने भी भाजपा के नेता हुए जी, वो हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति तक तो ठीक रहे, लेकिन नेशनल राजनीति में जिस तरह से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता स्थापित हो गए, चाहे शुक्ल बंधु हो, चाहे अजीत जोगी हो, ये भाजपा के नेता इस तरह से कि कभी, चाहे आप रमन सिंह जी हो, चाहे बृजमोहन हो या बैस जी हो जी, ये समहाउ इनका वो राजनीतिक स्टेचर नेशनल लेवल पे नहीं बन पाया। और कुल मिलाकर देखना यह है कि जिस बृजमोहन ने चुनावी राजनीति में अपने आप को अजय योद्धा साबित किया है, वो इस शीर्ष पर पहुंचने की लड़ाई में हर बार क्यों मात खा जाते हैं? जिसको उनके समर्थक हमेशा अर्जुन की निगाह से देखते हैं, वो इस मामले में हमेशा अभिमन्यु साबित क्यों होते हैं? और आज के हमारे अभिमन्यु जो हैं वो राजनीति में बड़ा लंबा समय गुजार चुके हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में वह बेहद चर्चित शख्सियत हुआ करते थे कांग्रेस की राजनीति के अंतर्गत। नाम उनका है सत्यनारायण शर्मा। करते हो वीरेंद्र पांडे जी से समझने की कोशिश करते हैं कि सत्यनारायण शर्मा उस मध्य प्रदेश में हनक रखते थे, उस मध्य प्रदेश में धमक रखते थे, जिसमें सामान्य तौर पर एक नेता को दूसरी जगह पहुंचने में भी 24 घंटे से ज्यादा समय लग जाता था। वो सत्यनारायण शर्मा राज्य गठन के बाद धुंधलाते से क्यों चले गए? वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता जी, इसके कारण उनका मित्रों परिचितों का दायरा बहुत ज्यादा था जी। उसके अलावा इनका राजनीतिक प्रबंध भी बहुत अच्छा था जी। उन्होंने इस बात का आकलन कर लिया कि मन विश्राम टंडन की वजह से ही पिछली बार कांग्रेस की हार हुई, तो मन विश्राम टंडन को अपने साथ उन्होंने रख लिया। और ये लगातार जो जीत रहे हैं उसके पीछे एक और कारण है जी, कि कांग्रेस के उस समय के कई विधायकों ने इस तरीके को अपनाया। जी, जी। तो धन से भी बहुत संपन्न हैं, अधिकार से भी संपन्न हैं, लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी कमी है कि इनमें न तो जोखिम उठाने की काबिलियत, जोखिम उठाने का साहस नहीं है जी, और इस साहस के न होने के कारण वो पिछड़ गए। तो सत्यनारायण जी ने साहस तो किया था 2014 में सीधे चुनौती देने का भूपेश बघेल जी को, लोकसभा चुनाव लड़ने का, पर पासा सही नहीं पड़ा। क्या कहते हैं शिवरतन जी आप? रायपुर में अगर कोई दम से खड़ा हुआ तो दो ही नाम थे, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी का, आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी का। जी, दोनों के नेचर में एक बेसिक डिफरेंस था जी। आदरणीय वीरेंद्र भैया ने कहा जी कि वाणी में मधुरता, स्वभाव में विनम्रता, जी, वो सत्तू भैया के साथ थी, और राधे भैया के साथ वाणी में कटता, स्वभाव में अक्खड़ जी, ये उनके साथ। और इनकी विनम्रता और मधुरता ने इनको राजनीति में स्थापित किया जी। पर उस समय ये साहस के साथ लड़े, शुक्ल बंधुओं के खिलाफ खड़े हुए, तो ये स्थापित, ये शुक्ल बंधुओं के खिलाफ खड़े हुए, उस साहस के साथ
अजीत जोगी के खिलाफ खड़ा होना था, उसमें ये कहीं ना कहीं चूक गए। जो व्यक्ति अविभाजित मध्य प्रदेश में ऐसी चमक बिखेरता था, वो छत्तीसगढ़ गठन के बाद जब प्रतिभाओं की सीमितता थी, बाकी लोगों के लिए अफसर बन रहे थे, सत्यनारायण शर्मा अफसर क्यों खो गए? 6 बार के विधायक सत्यनारायण शर्मा के मुकाबले टीएस सिंहदेव को बनाना पार्टी ने पसंद किया। आपसे समझना चाहता हूं, जिस व्यक्ति का प्रबंधन कमाल का, जिस व्यक्ति की मिलनसारिता कमाल की, जिस व्यक्ति के संपर्क कमाल के, प्रदेश के स्तर पर, देश के स्तर पर, वो व्यक्ति के लिए क्या छत्तीसगढ़ का गठन अभिशाप हो गया? आप तो ज्योतिष के संदर्भ में भी निष्णात हैं, क्या छत्तीसगढ़ के गठन की ग्रह दशा सत्यनारायण शर्मा की ग्रह दशा के साथ में कहीं अनभिट तो नहीं हो गए? देखिए, अनेक कारण हैं जी, और जहां तक प्रतिपक्ष का नेता टीएस सिंहदेव साहब बने, उसके पीछे केवल दिग्विजय सिंह की राजनीति थी जी, क्योंकि और ये सूट भूपेश बघेल को भी करता था जी कि सत्यनारायण शर्मा ना बने जी, और बाकी नेता भी कम और ज्यादा उनके पक्ष में नहीं थे। जीरम घाटी के पहले तक शुक्ल बंधु उनके पक्ष में नहीं थे जी। अर्जुन सिंह जी के देहावसान के बाद वो सपोर्ट सत्यनारायण शर्मा जी को नहीं रहा जी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तियों नेताओं का विश्वास अर्जित करके अपनी राजनीति की जी, और एक नेता को कमजोर करने के लिए उसकी जगह पर इनको डेवलप किया गया जी। तो सीमित क्षमता और मटेरियल होने के कारण उस बड़ी राजनीति में वो पिछड़ते चले गए जहां उन्हें होना चाहिए था। कुल मिला के सत्यनारायण शर्मा अपनी खोई हुई चमक को प्राप्त करें, ऐसी उम्मीद उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को है। देखें वो चमक चाहे उनके बेटे के संदर्भ में, चाहे सत्यनारायण शर्मा के संदर्भ में हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, इंतजार रहेगा वक्त का। इस बार के हमारे अभिमन्यु एक ऐसी शख्सियत है मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, जिन्हें अपने राजनीतिक जीवन में 5 बार सांसद होने और 3 बार विधायक होने का गौरव हासिल है। क्या कुछ ऐसी शख्सियत में है जिसके चलते जनता के स्तर पर 8 बार विश्वास जीतने के बावजूद इस शख्स पर पार्टी को कभी भरोसा नहीं हुआ? दरअसल हम बात कर रहे हैं राघवगढ़ रियासत के राजा रहे दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के संदर्भ में। अजय विश्नोई जी से लक्ष्मण सिंह की शख्सियत को वह किस नजर से देखते हैं, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी अजय विश्नोई जी, किस किरदार में दिखाई देते हैं आपको लक्ष्मण सिंह? दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई होने का जो अभी आप अजय त्रिपाठी जी कह रहे थे, दिग्विजय सिंह जी के भाई होने का उनको लाभ भी मिला है और नुकसान भी मिला है। आप चूंकि चक्रव्यूह की बात शुरू कर रहे हैं तो मैं चक्रव्यूह से ही बात कहना चाहता हूं। अभिमन्यु की आप बातचीत करें तो अभिमन्यु को उनके चाचाओं ने घेरा था और यहाँ चक्रव्यूह में चाचा को अभिमन्यु ने घेरा, अभिमन्यु ने चाचा को पछाड़ा, अभिमन्यु कैबिनेट मिनिस्टर बन गया और चाचा बाहर है गया। तो अभिमन्यु को ने घेरा है चाचा को इस चक्रव्यूह में। इस चक्रव्यूह में घिरे हुए वो अपने आप जो नजर आते हैं उसमें जैसा कि अभी बताया गया बहुत से कारण ऐसे हैं कि जो स्वयं उनके कारण हैं, पर मैं ये मान के चलता हूं बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बेबाकी से बात करते हैं, बहुत स्पष्ट उनकी विचारधारा है, उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है जिसको मैं हमेशा से पसंद करता रहा हूं। क्या चौधरी राकेश सिंह जी को इस बात को लेकर अपनी पार्टी से कोई शिकायत है कि लक्ष्मण सिंह के संदर्भ में उनकी पार्टी ने वाकई न्याय नहीं किया? जितनी वरिष्ठता थी, जितनी योग्यता थी और साथ ही जिस प्रकार का जन समर्थन रिकॉर्ड 8 बार जीत के रूप में व्यक्त हुआ है, उस अनुसार इस व्यक्ति के साथ न्याय तो नहीं हुआ। जहां तक उनकी बेबाकी है लक्ष्मण सिंह जी की, उससे उन्हें फायदा भी होता है और उससे नुकसान भी हुआ है जी। अगर वो टिप्पणी करने में थोड़ा संयम बरतते जीवन में जी, तो टिप्पणी अगर ना करते कभी भी किसी बड़े नेता के विरुद्ध जी, तो मैं समझता हूं उनके राजनीतिक जीवन में और 4 चांद लग जाते। दिग्विजय सिंह के औजार के तौर पर देखते हैं अरुण दीक्षित जी आप, या लक्ष्मण सिंह की शख्सियत ऐसी है जिसमें किसी का औजार बन पाना संभव ही नहीं है, या पहले औजार थे और अब औजार नहीं रहे? थोड़ा आप उनकी राजनीतिक यात्रा पर दृष्टि दें। मेरा ये मानना है, मैं पिछले करीब 28-29 साल से मध्य प्रदेश में हूँ जी, और दिग्विजय सिंह जी को और लक्ष्मण सिंह जी को मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ जी। मैं साफ तौर पर ये मानता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ने लक्ष्मण सिंह का भरपूर उपयोग किया है।
लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के औजार रहे हैं। अगर सोनिया गांधी पर टिप्पणी करनी है तो लक्ष्मण सिंह बोलेंगे, माधवराव सिंधिया पर करनी है तो लक्ष्मण सिंह बोलेंगे, और दिग्विजय सिंह हंस के कहेंगे कि उनका अलग राजनीतिक व्यक्तित्व है और वो अपनी बात कह सकते हैं, वहां कोई चीज नहीं होती थी। अब ये बात बिल्कुल सही है कि एक राजघराने में जैसी परंपराएं हैं, बड़ा भाई राजा होता है, तो दिग्विजय सिंह की नीयत ये थी कि वो राजा रहेंगे और लक्ष्मण सिंह की नीयत ये थी कि वो छोटे राजा रहेंगे। ये एक कष्ट की बात उनके संदर्भ में सभी के जहन में है कि लक्ष्मण सिंह को वो सम्मान या वो स्थान राजनीति में इसलिए नहीं मिल पाया कि उनकी सफलताओं को हमेशा दिग्विजय सिंह के कद की छाया में देखा गया। इसके चलते उनके व्यक्तित्व की जो खूबियां हैं उनके संदर्भ में सही मूल्यांकन शायद हो नहीं पाया, लेकिन आने वाले समय में भी इससे उबर कर वह अपने आप को कुछ अलग साबित कर पाएंगे, इस पर पूरे पैनल को संदेह है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम एक ऐसी शख्सियत के संदर्भ में बात करेंगे जो पिछले 2 दशक से अपने आप को अर्जुन साबित करने की कोशिश में जूझ रहा है, लेकिन हालात अभी तक उनके अभिमन्यु बने रहने के संदर्भ में इशारा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति का दिग्गज चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का जुझारू चेहरा प्रेम प्रकाश पांडे के संदर्भ में। वीरेंद्र पांडे जी से ही करते हैं और वीरेंद्र पांडे जी से समझना चाहते हैं प्रेम प्रकाश पांडे की शख्सियत को। आपने तो शुरुआती दौर से ही प्रेम प्रकाश पांडे जी को अपने साथ भी रखा, अपने सामने बढ़ते हुए भी देखा, घटते हुए भी देखा। थोड़ा रोशनी डालेंगे एक शख्स जो 32 साल की उम्र में विधायक बन गया, 34 साल की उम्र में मंत्री बन गया, लेकिन राज्य गठन के बाद में उस मुकाम पर कभी महसूस नहीं हुआ जो उनकी काबिलियत की दृष्टि से लोग मानते थे कि उन्हें तो वहां तक पहुंचना चाहिए। कहां अटक जाते हैं प्रेम प्रकाश पांडे? तो ये जो 32 साल की कम उम्र में जी पहले टिकट मिली, टिकट तो स्वाभाविक रूप से मिली गोविंद सारंग की वजह से। जी गोविंद सारंग ने एक नया समूह खड़ा करने की कोशिश की और उसके अंतर्गत ही मिले, और 90 से ही छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होना शुरू हुआ। जी अगर हम पूरा जब से चुनाव हो रहे हैं, मतलब 1952 से चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो देखें छत्तीसगढ़ ये गढ़ था कांग्रेस का। जी मतलब 77 की आंधी में भी जनता पार्टी को केवल 53 सीटें मिली थी, 47 सीटें कांग्रेस के खाते में ही गई थी। जी तो ये जो समूह था उसी का हिस्सा थे। तो गोविंद सारंग ने इन दोनों लोगों को पहली बार बनने के बाद भी वहां मंत्री बनवा दिया। और पटवाची में एक खास बात थी जी कि वो युवा लोगों को आगे बढ़ाते थे और अपने साथ में रखने की कोशिश करते थे। मैंने कहा कि प्रेम प्रकाश बहुत अध्ययनशील, मननशील और समझदार व्यक्ति हैं जी, लेकिन उनके एक बड़ा दुर्गुण है जी, जिसके कारण ये बार बार ये हारते भी हैं। क्या कारण है कि इतना विचारवान व्यक्ति, इतना विद्वान व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्था के अंदर उस मुकाम पर दिखाई नहीं देता है जिस मुकाम पर उन्हें होना चाहिए, ऐसा उनके आसपास के लोग भी मानते हैं और उनसे दूरी रखने वाले लोग भी मानते हैं। आप समझ पाए अपने मित्र के संदर्भ में इस पहेली को? वो उन विरले शख्सों में है जो मेरी आलोचना सुन सकते हैं, मेरे सुझाव को भी मान सकते हैं। फिर यदि हम आगे बढ़े तो राजनीति में पांडे जी जैसा कह रहे थे वो गुण गायब होते जा रहा है। गायब इसलिए हो रहा, ऐसे होते जा रहा है कि जो तय किया हमने या जो अच्छा लगा उसको हम किसी नेता के सामने, मंच के सामने, जो स्वाभाविक मंच है उसके सामने कह सकते हैं। अभी ऐसी है कि मेरी बात को या उनकी बात को अच्छा है कहेंगे, लेकिन जहां पर अच्छा है कहना चाहिए वहां पर नहीं कहेंगे अच्छा। जी, अन्य काफी कम योग्यताधारी लोग बड़े बड़े पदों पर दिखाई देते हैं। तो क्या आपकी बातचीत का आशय यह है कि उनमें इतने सारे गुण हैं इसीलिए उनको मुकाम नहीं मिल रहा है? ये गुण ही उनकी समस्या हो गए हैं। 90 से आज तक जी 2018 तक वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं जी। बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य मिला जी। और दूसरी बात, तमाम अंतर विरोधों के बाद जी, तमाम अंतर विरोधों के बाद यदि वो राजनीति में आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं तो अपनी क्षमता के कारण बने हुए हैं। उन्हीं क्षमताओं को, जिसको आप गुण कह रहे हैं, मैं गुण के साथ साथ क्षमता भी कहूंगा। प्रेम प्रकाश पांडे छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा क्या भारतीय जनता पार्टी में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप मुकाम पर है? अगर है तो भी सवाल है आपसे, और अगर नहीं है तो कहां होना चाहिए था और क्यों नहीं है, ये आपसे सवाल। कि जो अभिमन्यु वाली बात आपने कही जी, वो
भाजपा के संदर्भ में प्रेम प्रकाश पांडेय जी के लिए सही बैठती है जी, लेकिन हम छात्र राजनीति के साथियों के लिए तो वो भीष्म पितामह की तरह है जी, एक विद्वान व्यक्ति की तरह है। और मेरा यह मानना है कि उनकी योग्यता ही उनकी अयोग्यता है। पांडेय जी के चुनाव के जीत और पांडेय जी के बीच में अक्सर जो बातें आड़े आती हैं वो भिलाई के स्थानीय समीकरण, भिलाई और दुर्ग जिला, वोरा जी, भूपेश बघेल जी, कांग्रेस में सोचे तो ताम्रध्वज साहू जी, भाजपा में सरोज पांडे जी अब अवतरित हुई हैं। तो इन सारे समीकरणों के बीच में पांडे जी की राह बार बार कठिन होती रही है। ये उम्मीद है अपने साथी के संदर्भ में कि वह प्रासंगिक हैं, थे और रहेंगे, उनका भविष्य था, है और रहेगा। इस प्रकार के दावे के साथ में अजय चंद्राकर जी तो हैं, पर क्या इस दावे के साथ पार्टी भी उनके साथ व्यवहार करेगी, ये रहस्यमय है। हम एक ऐसे योद्धा के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं जो महज चक्रव्यूह में घिरा हुआ ही दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि लहूलुहान भी दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति का एक कद्दावर चेहरे के संदर्भ में। वह कद्दावर चेहरा जिसे तकरीबन 4 साल से भी ज्यादा समय प्रदेश में अपनी पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति का कभी बड़ा चेहरा रहे अरुण यादव के संदर्भ में। शर्मा साहब से समझना चाहते हैं कि आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव आज किस स्थिति में हैं? क्या पीसी शर्मा साहब समझ पाते हैं, ताकि पूरा प्रदेश भी समझ पाए? जो चुनाव हुआ, 28 सीटों के चुनाव हुए, उसमें उनकी महती भूमिका रही। सभी जगह वो कमलनाथ जी के साथ, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ वो मंचों पे देखे गए और बड़े तीखे भाषण उनके हुए जिसको लोगों ने बड़ा सराहा। रही बात उसकी, वो लोकसभा का चुनाव भी पिछला लड़े, विधानसभा का चुनाव भी लड़े मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ। तो हर जगह उनका जहां भी आवश्यकता हुई तो पार्टी ने उनको वहां खड़ा किया है। और मैं ये बता दूं कि राजनीति में ये साल 2 साल कोई पीछे हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर मेरा मामला ले, 2003 का चुनाव हारा था मैं विधानसभा का, 2018 में टिकट मिली, सरकार बनी, मंत्री बन गए। श्यामा चरण शुक्ला जी 1975 में मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो गए तो 89 में आके मुख्यमंत्री बने। तो ये कोई मापदंड नहीं है। राजनीति में आदमी हमेशा लाइव रहता है। राजनीति में यह है कि टिकट ले लो, चुनाव जीत जाओ, बाकी राजनीति अपने आप चलती रहेगी। तो वो टिकट 2 चुनाव लड़े, ये बदकिस्मती से चुनाव नहीं जीत पाए। ऐसी परिस्थितियों में बायोग्राफी जो उनकी देखी जाएगी, अगर उनका बायोडाटा देखा जाएगा तो बहुत बड़े नेता दिखाई देते हैं। जमीनी स्तर पर स्थिति क्या है? पार्टी में जैसी स्थिति नहीं है वैसे ही जमीनी स्तर पर भी नहीं है, या जमीनी स्तर पर पकड़ है पर पार्टी के स्तर पर पकड़ कमजोर हो गई है? देवेश जी, थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? कहीं ना कहीं कांग्रेस एक सामंतशाही सोच की पार्टी है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में सभी संगठन के पदों को इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है और अरुण यादव जी जैसे कद्दावर नेता की निमाड़ की उपेक्षा करने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। निश्चित ही उनका आंतरिक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक निमाड़ के कद्दावर नेता का अपमान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निमाड़ की जनता ऐसा समझती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा, अवहेलना करने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। ऐसे मौके, ऐसे अवसर लोग जिंदगी में एक बार नहीं पाते, उन्हें बार बार मिले, पर इसके बावजूद भी कम उम्र में सफलता और कम उम्र में ही असफलता दोनों को सामने देख रहे हैं। क्यों? चमकीला बैकग्राउंड रहा है, वो यहाँ सहकारिता के बड़े लीडर रहे हैं, देश भर में उनकी एक अपनी अलग पहचान रही है। तो यहाँ जो ओबीसी वर्ग था, शिवराज ओबीसी, अगर हम जाएं तो अरुण यादव ओबीसी और उनके पिता का, तो लेकिन जो अवसर उन्हें मिला वो कहीं वो उतने तरीके से या सलीके से जो उनको मिला था उसमें जो कैश कराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता उसमें कहीं थोड़ी सी कसर कमी रही। अपने वरिष्ठों का साथ लेने की और युवाओं की नई टीम खड़े करने की जरूरत उनके कार्यशैली के तहत महसूस की जाती है। देवेश वर्मा जैसे लोग भी उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। पीसी शर्मा जैसे अनुभवी लोग उन्हें अभी भी संभावनाशील मान रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि हम अरुण यादव के संदर्भ में ये ना माने कि अभी भी संभावनाएं जीवित हैं? हम एक ऐसे शख्स के संदर्भ में, एक ऐसी शख्सियत के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी प्रतिभा से पिछले 4 दशक से सामाजिक परिवेश को चमत्कृत किया रहा। जितने आश्चर्यजनक तरीके से
वह मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने, उतने ही आश्चर्यजनक तरीके से अध्यक्ष पद से हटा भी दिए गए। लेकिन इसके साथ उनकी राजनीतिक पारी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने फिर वापसी की, केंद्रीय स्तर पर भूमिका में दिखे, दो बार राज्यसभा में भेजे गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। लेकिन जिंदगी के 60-62 साल पूरे करते करते जैसे उनकी राजनीति को मानो विराम लगा दिया गया। ऐसे चक्रव्यूह में उलझे हमारे आज के योद्धा हैं प्रभात झा। प्रभात झा राजनेता, जन नेता बनने की हसरत लिए हुए ही शायद सेवानिवृत्त कर दिए गए। इस आकलन तक पहुंचे तो आपको कुछ ज्यादती लगेगी, या आप सहमत हैं कि पार्टी ने उनके संदर्भ में उनकी नीति को तय कर दिया है? ऐसे राजनेता जिन्होंने संगठन में रह के, प्रभात झा साहब की संगठनात्मक क्षमता को सब लोग मानते हैं जी। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जितने दौरे किए, कार्यकर्ताओं को जितना जोड़ा जी, और इतना ईमानदार राजनेता जी, इतना चरित्रवान राजनेता मैं तो सबको जानता हूं। तो आज की स्थिति में प्रभात झा साहब की काबिलियत को अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ले रही है और दरकिनार कर रही है, तो मैं ये मानता हूं कि सत्ता का मद है। और वो पार्टी जो कुशवाहा ठाकरे की पार्टी थी, लखीराम अग्रवाल की थी, वो पार्टी प्यारेलाल खंडेलवाल की थी, भाऊ साहब पोतनी की थी, राजमाता साहब की थी, और जिसमें रहकर काम किया प्रभात झा साहब ने। अगर वो ऐसा निर्णय प्रभात झा जैसी शख्सियत के साथ करती है, तो मैं ये मानता हूं कि इस पार्टी में काबिलियत की कोई स्थान नहीं है, काबिलियत को कोई जगह नहीं है। क्या आपकी अपनी बिरादरी से गया हुआ शख्स वापस आपको अपनी बिरादरी में दिख रहा है, और उनकी राजनीतिक पारी को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? कितनी सफल, कितनी असफल? जिन उम्मीदों के साथ वो गए थे, या उनके समर्थकों ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें देखा था, पूरी करके वापस आ गए, या अधूरे में ही पार्टी ने घर बिठा दिया? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति संभावनाओं और आशंकाओं का जी, और अनंत अनिश्चितताओं का खेल होता है जी। प्रभात झा के अपने जीवन में अजय त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाई और कितने उतार चढ़ाव गिना दिए जी। तो मुझे लगता है कि कल क्या हो जाए राजनीति में, मुझे, हमें और आपको अभी नहीं मालूम। प्रभात जी के लिए सब जानते हैं, सुरेश सोनी जी इत्यादि उनके सरपरस्त रहे हैं जी। इसके बावजूद अगर उन्हें पार्टी इस तरह से वानप्रस्थ आश्रम में भेज रही है, उनकी ही किसी घोषणा, पता नहीं उन्होंने उस वक्त किस उच्चंग में, मैं अगर कहूंगा हमारे आंचलिक भाषा के शब्दों में, किस उच्चंग में उन्होंने ये कह दिया था कि मैं 62 साल के बाद राजनीति छोड़ दूंगा, गाय पालूंगा, स्कूल खोलूंगा, मुझे नहीं मालूम जी। क्या उस शख्स ने 27 साल में अपने आप को इस लायक साबित नहीं किया कि पार्टी ये सोच पाती कि क्या इस व्यक्ति को प्रत्यक्ष जनता के स्तर पर भी आजमाया जा सकता है? सवाल इस रूप में ले लीजिए, इसके आधार पर कोई उत्तर दे दीजिए। वो अपनी इच्छा न पूरी कर पा रहे हों जायज रूप से, तो मैं इसको शायद नहीं स्वीकार कर पाऊंगा। हाँ, इच्छा उनकी ये हो सकती है, समझकार कार्यकर्ताओं की होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रभात झा राजनीति में बने रहना चाहते हैं, पर पार्टी अभी राजनीति में उनकी किसी भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं दे रही है। अगर स्पष्टता समझी जाए तो केवल इतनी ही कि शायद उसने प्रभात झा जी के कहे को सम्मान दे दिया है। पर क्या इसके लिए प्रभात झा तैयार है? इसके लिए हमें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। एक ऐसा किरदार पर हम बात करने जा रहे हैं जिसने 90 के दशक में भारत की राजनीति में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई थी। यूं इस व्यक्ति का कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश था, लेकिन 90 के दशक में इस व्यक्ति की राजनीतिक फलक पर मौजूदगी अच्छे दिग्गजों को चौंका दी थी। हिंदू राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहा यह शख्स जब राजनीति के क्षेत्र में दाखिल हुआ तो एक ऐसे दिग्गज को हार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जो कभी चुनाव हारता ही नहीं था। इतना घबराया हुआ शख्स कि उसने अपने संसदीय क्षेत्र को ही परिवर्तित कर लिया, और वह शख्स कोई और नहीं था, वह शख्स है स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता जयभान सिंह पवैया की। आपसे समझना ये चाहता हूं जय सिंह कुशवाहा जी कि जिन्होंने सिंधिया को ग्वालियर से विदा कर दिया था, वो एक चुनाव 36,000 से हारे थे। पार्टी उन्हें दोबारा लोकसभा का प्रत्याशी बनाने के लिए भी तैयार नहीं हुई। ऐसा जय सिंह पवैया में है क्या जिसके चलते पार्टी भी उनसे डरती है, और जो जनता एक बार चुनती है वो भी बाद में हाथ जोड़ लेती है? थोड़ा हमारे को समझाने की कोशिश करें जय सिंह जी। एक सिद्धांतवादी नेता और ऑनेस्ट पर्सन जी कभी भी किसी आदमी से दबेगा नहीं जी। यही कारण है कि आज जयभान सिंह किराए के मकान में रह रहे हैं जी। कितने राजनेता हैं जो मंत्री बनने के बाद या अन्य साधनों के बाद भी इनकी जो परिस्थिति हो किराए के मकान में रह रहे हो जी। लेकिन क्या होता है कि दो बातें साथ साथ नहीं चलती।
सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जयभान सिंह पवैया ने, यही कारण है। हालांकि पार्टी ने उन्हें एक बार मौका नहीं दिया, 5 बार मौका दिया है जी। 2 बार पार्लियामेंट का, 3 बार असेंबली का, और उसके बाद भी उनको छवि बनाए रखने के लिए 20 सूत्री समिति का पहले उपाध्यक्ष बनाया और फिर दोबारा भी उपाध्यक्ष बनाया। और आज भी हमारी महाराष्ट्र संगठन के वो सह प्रभारी हैं। इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती पार्टी में कभी भी। पार्टी में टिकट मिलना ही एक मापदंड नहीं है कि टिकट मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। और टिकट मिलते कई लोग नहीं मिलते। हाँ, स्वभाव कड़क है लेकिन पक्का हिंदुत्ववादी नेता है वो, एक बात नंबर 1। दूसरा ऑनेस्ट है। जयभान सिंह पवैया 2 स्तर पर खारिज होते हैं, एक पार्टी नेतृत्व के स्तर पर और जनता के स्तर पर। जिस जनता ने उन्हें 1999 के चुनाव में जिताया, वो ग्वालियर की जनता 2004 में जयभान सिंह पवैया को दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं हुई। जिस उपनगर ग्वालियर की जनता ने जयभान सिंह पवैया को 2013 में जिताया, वो उपनगर ग्वालियर की जनता जयभान सिंह पवैया को 2018 में फिर से मौका देने के लिए तैयार नहीं हुई। कहां चूकते हैं पवैया? उनका जो स्वभाव है पवैया जी का, वो थोड़ा सा अक्खड़ स्वभाव तो है जी। जो राजनीति में कहीं ना कहीं तकलीफ देता है जी। लेकिन एक परिवार में इतना त्याग करने वाला आदमी, इतना समर्पित आदमी, जो बजरंग दल के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से और आपका झंडा उठाए रहा जी। और उस आदमी को अगर 1-2 चुनाव हार जाए तो आप निकाल के बाहर फेंक दो। वो पॉलिटिकल आदमी है 100% और ईमानदार है, इसकी भी मैं ताकीद करता हूं। लेकिन आपने नाम लिया एक विनय कटियार साहब का, एक पवैया जी पे डिस्कशन कर रहे हैं और एक सुश्री उमा भारती जी। ये जो अतिरेक वाले धार्मिकता के लोग हैं बीजेपी में, इनको बीजेपी और आरएसएस 1-2 चांस ही देती है, उसके बाद इनसे पल्ला झाड़ना चाहती है। लेकिन जयभान सिंह पवैया के साथ पार्टी कहीं ना कहीं अनजस्टिस कर रही है और ऐसे व्यक्तित्व को, जो राष्ट्रीय क्षतिज पर भारतीय जनता पार्टी के बुरे समय में काम करता रहा, उसको जब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दौर आया जिसमें दिल्ली में भी सरकार है, प्रदेशों में भी सरकार है और उनकी पारिवारिक परिस्थितियों को भी दरकिनार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में तो और उन्हें ज्यादा मौका देना चाहिए और उनको संतुष्ट रखना चाहिए। यह जो उनका स्वभाव है, जो उनकी शैली है, उसने भोपाल में उनकी उपस्थिति को कभी काबिले गौर बनने ही नहीं दिया। किस नजरिए के साथ है? कुल मिलाकर चक्रवर्ती पवैया अपने आप फंसे हैं, उन्हें किसी ने फंसाया नहीं है। उनके व्यक्ति के बारे में माननीय जयसिंह जी ने भी बता दिया, राकेश जी ने व्यक्तिगत अनुभव बता ही दिया है। तो आज की राजनीति में ऐसे लोग जो हार्डी हैं, 3 बार परीक्षा में पास होते। तो कुल मिलाकर चक्रव्यूह में फंसे हुए जयभान सिंह पवैया को अगर ये चक्रव्यूह भेदना है तो जरूरी या मजबूरी के बीच में से कोई एक हैसियत तो वापस अपनी बनानी पड़ेगी। अगर वो हैसियत बना पाएंगे तो एक बार फिर राजनीति के शिखर पर शायद हमें दिखाई दे पाएंगे। आज के हमारे अभिमन्यु हैं अजय विश्नोई। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर क्षेत्र का एक ऐसा छत्रप जिसे सियासत विरासत में नहीं मिली, लेकिन छात्र जीवन से ही वो राजनीति में ऐसा छाया कि आपातकाल के दौरान उसे जेल में 3 जगहों पर अलग अलग जगह स्थानांतरित करके रखा गया। कम उम्र में बहुत कुछ हासिल करने वाले अजय विश्नोई जब उम्र और अनुभव के एक ठीक ठाक मुकाम पर पहुंचे तो उस मुकाम पर दिखाई नहीं दिए जिस मुकाम पर देखने की संभावनाएं लोग उनके संदर्भ में आंकते थे। अजय विश्नोई, जिन्हें उनके विरोधी भी नेता के तौर पर देखते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी महज कार्यकर्ता बनाकर सीमित क्यों कर देना चाहती है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शायद हितेश वाजपेयी कुछ रोशनी डाल पाए। मुझे लगता है हिमांशु जी, राजनीति का जो क्षेत्र होता है जी, वो बेहद संभावनाओं से भरा होता है। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं जो मैं उनके जीवन के राजनीतिक निर्णय क्षमताओं के दे सकता हूँ। तो इसमें हम अब भाई 2-3 लोगों की तुलना कैसे कर सकते हैं? राजनीति में तुलनाएं नहीं हुआ करती है। बहुत प्रभावी हैं, उनकी अपेक्षाओं के प्रति तो कोई संवेदनशीलता रहेगी पार्टी की और डॉक्टर हितेश वाजपेयी की। लेकिन आपका जो सात्विक सरोकार है सकारात्मक, उसमें मैं क्यों नहीं साथ दूंगा? भाई मेरे नेता है, उनके अच्छे के लिए मैं क्यों नहीं सोचूंगा? तो क्या सोचते हैं आप, क्यों अजय विश्नोई जिस जगह पर हैं उसी जगह पर रहने के हकदार हैं या उनके साथ हो रहा अत्याचार है? राजनीतिक विचारधारा अपनी अपनी हो सकती है, रास्ते अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई को अच्छाई कहना ये एक अच्छे इंसान का गुण होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। राजनीतिक विरोधी हम लोग हो सकते हैं जी, लेकिन जब कभी भी आप उनसे मिले तो एक उनमें शालीनता है, सहजता है, सुलभता है
जी। लेकिन मेरा ये कहना है, महाकौशल के साथ जो खिलवाड़, महाकौशल का जो उपेक्षा, महाकौशल के साथ जो भेदभाव और महाकौशल के साथ जो एक दोयम दर्जे का व्यवहार जी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिससे विकास के द्वार बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उससे सहमत हूं कि महाकौशल अब फड़फड़ाएगा। क्यों रहेगा अजय विश्नोई जबलपुर में ही? अजय विश्नोई बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे, मंत्री रहे हैं, 15 साल से विधायक हैं। लेकिन जिस तरह की तलखी उन्होंने अभी प्रस्तुत की है जब शिवराज सिंह जी का मंत्रिमंडल बना था जी, तो उससे लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो हाईकमान है वो उनसे नाराज है। समस्या ये है कि उनके इर्द गिर्द में चक्रव्यूह दुश्मनों के द्वारा नहीं बल्कि अपनों का ही रचा हुआ है। इस चक्रव्यूह को वो भेदेंगे कैसे, ये जानने में दिलचस्पी आपकी भी है और हमारी भी है। सफलता मानो इस योद्धा की बांदी ही बन गई। जिस पथ पर पग रख दिया वह रास्ता खुद ब खुद मंजिल हो गया। राजनीतिक कौशल का चरम यह रहा कि गत 2 दशक में संगठन के स्तर पर कितने ही परिवर्तन हुए हों, लेकिन इस योद्धा के कद में साल दर साल इजाफा ही होता गया। कि हम आज बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेत्री और सांसद सरोज पांडे के संदर्भ में। हम शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत के अंतर्गत सरोज पांडे की उपलब्धियों को बतौर राजनेता आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरा यह मानना है कि वे शुरुआती दौर में तो महापौर और विधानसभा और लोकसभा जीती, लेकिन उसके बाद जीत उनको नहीं मिली। संगठन के बड़े पद वे जरूर प्राप्त करती रहीं, ऊपर से पद लेकर आती रहीं, लेकिन जनाधार उनका अब लगभग खत्म हो गया है। वे लोकसभा हारी, वे विधानसभा हारी और अब उन्हें राष्ट्रीय पदों से भी वंचित कर दिया गया है। भाजपा की अंदरूनी राजनीति की जानकारी रखने वाले लोग बताते हैं कि दुर्ग में चाहे सांसद विजय बघेल हों या वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, दुर्ग की स्थानीय राजनीति में भी समीकरण तो गड़बड़ हैं। यदि भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया है तो ये निश्चित रूप से उनकी विनेबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि अगर जनाधार इतना व्यापक है, नेता की लोकप्रियता इतनी है, पकड़ इतनी ज्यादा है, तो उनसे जुड़े हुए लोग या उनकी पार्टी के लोग उनके ही संसदीय क्षेत्र में इतनी बुरी तरह से क्यों हारे? हारे नहीं, बुरी तरह से हारे। जनता ने वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी को जनाधार नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सरोज पांडे का जनाधार नहीं है और सरोज पांडे के संसदीय क्षेत्र में हार हुई। मैं एक बात को लेकर हैरान होता हूं सरोज पांडे को देखकर कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में इनकी जितनी पकड़ दिखती है, चुनाव की टिकट लेके आने से, संगठन में पद पाने से, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की मेरी जो जानकारी है, ये सबसे कम उम्र की प्रभारी रही भाजपा की वहां पर। इतनी पकड़ वहां पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के साथ इनके रिश्ते अगर आप देखें तो ये उसमें या तो बहुत नाकामयाब रही रिश्ते बनाने में लोगों से, क्योंकि एक भी बड़ा नेता छत्तीसगढ़ का दमखम के साथ इनके साथ रहा हो ऐसा मुझको याद नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात तय है कि जिस गति के साथ उनका कैरियर आगे बढ़ रहा था, अभी कुछ ठहराव आया हुआ दिखता है। यह ठहराव स्थायी है या अस्थायी, इसका पता तो आने वाले समय में चलेगा। आज एक ऐसी शख्सियत के संदर्भ में हम संवाद करेंगे जिसके इस कार्यक्रम में होने को लेकर भी कईयों को अचंबा हो सकता है। अचंबा इसलिए हो सकता है कि उनकी वर्तमान राजनीतिक हैसियत को देखते हुए अधिकांश राजनीतिक पंडित या उनके समर्थक अभी भी उन्हें अर्जुन के तौर पर ही देखते हैं, लेकिन हालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि कल तक अर्जुन समझा जा रहा शख्स आज अभिमन्यु की हैसियत में आ गया है। आप समझिए गए कि हम बात कर रहे हैं वर्तमान में देश की सरकार में कृषि मंत्री का दायित्व निभा रहे नरेंद्र सिंह तोमर की। जब 2019 में, 2014 की बात भी नहीं करते, 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी करती है तो उनके पास में कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लैंड रिकॉर्ड, पेयजल स्वच्छता जैसे तमाम महकमे थे। हरसिमरत कौर कृषि आंदोलन के चलते नाराज होकर रूठ गई, विभाग छोड़ दिया, तो वो भी तोमर जी के हिस्से में आया। और वही नरेंद्र सिंह तोमर इस बार के परिवर्तन के तहत महज कृषि मंत्री बनकर रह गए। और कौन से कृषि मंत्री? वो कृषि मंत्री
जिनकी 3 कृषि कानूनों की वापसी के फैसले में कोई भूमिका देश को दिखाई नहीं दी। उनके माध्यम से किसानों के लिए जो जैविक खेती है, जीरो बजट खेती, मैं तमाम आयाम गिना सकता हूं जिस पर तेजी के साथ में देश भर में काम हुआ है। किसानों को राहत देने का काम हुआ, जिस बारे में आप बात कर रहे थे, आपको मुझे लगता है आपके चैनल ने बखूबी दिखाया कि किसानों के साथ में संवाद करने में, और संवाद करने में कोई सानी नहीं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का, उन संवाद करने का जिम्मा भी कृषि मंत्री के नाते नरेंद्र सिंह जी के पास रहा है। वो अलग विषय है कि कानूनों को लेकर क्या परसेप्शन था, किस परसेप्शन के प्रधानमंत्री जी ने वो अपनी पूरी बात कह दी, मुझे लगता नहीं है कुछ बहस में जाना चाहिए। लेकिन सफल कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के सफल मंत्री, सफल प्रदेश अध्यक्ष, इसीलिए तो आप आगे की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो रजनीश जी कि आप अतीत में उलझे रहना चाहते हैं और हम वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे हैं। क्या चौधरी राकेश सिंह आपको संतुष्ट करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अभी भी ये शख्स अर्जुन के तौर पर ही है? या आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से शनै शनै ये शख्स अर्जुन से अभिमन्यु बनने की ओर अग्रसर कर दिया गया है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, जो आपकी जिज्ञासा है जी, वो उनका जो टर्नओवर रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, वो वास्तव में उनके व्यक्तित्व को कम करता है। उन पे जो जिम्मेदारी थी, एक तरीके से मम्मी के रूप में उन्होंने काम किया, डमी के रूप में काम किया है। और डमी के रूप में काम करते हुए भी उनकी योग्यता पूरे देश में कहीं भी नहीं झलकी। हमेशा जनता ने यही कहा, यही रिएक्ट किया कि भाई कृषि मंत्री जी कभी क्यों नहीं बोलते हैं, ये कभी कोई सुझाव क्यों नहीं देते हैं। ये मान सकता हूं, वो चंबल ग्वालियर डिवीजन के लोग मानते हैं कि जो बड़ा स्तंभ हुआ करता था नरेंद्र सिंह तोमर के पास राजनीति में, वो अब खिसक के माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास आ गया है। भोपाल इस समय नरेंद्र सिंह तोमर की हैसियत को किस रूप में देख रहा है? क्या रजनीश जी जो ऐसा दावा कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर, नहीं कुछ नहीं बदला, वैसी ही हनक है, वैसा ही सम्मान है, वैसा ही कद है, बल्कि और ऊंचे जाने की आकांक्षा है, वैसा है माहौल अजय जी? या जो हम इस कार्यक्रम में निष्कर्ष के साथ हैं, आप भी उसके साथ हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से हिमांशु जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की जो राजनीति है वो जिस तरह से इस समय चल रही है, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी बिल्कुल एक अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले 1.5 दशक में जो भाजपा की राजनीति, आज जाकर समझ में आता है कि भले हम लोग कहते रहें या शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, रजनीश अग्रवाल जी मानते रहे कि भाजपा की जीत के सेल्वकार 2008 में, 2014 में, 13 में भाजपा की जीत के सेल्वकार नरेंद्र सिंह तोमर थे। पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे अंदर खाने में ये फैला दिया गया, ये बता दिया गया कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने दम पर काम नहीं करते, नरेंद्र सिंह तोमर सिर्फ फॉर एंड ऑन द बिहाफ काम करते हैं। 1993 की उस पराजय के बाद से नरेंद्र सिंह तोमर का जो सियासी सफर है वो सफलता का रहा। एक बार फिर लेके वह विफलता से रूबरू हो रहे हैं, चाहे देश के कृषि मंत्री के तौर पर और चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति में संभावना के तौर पर। तो जानने में दिलचस्पी रहेगी कि अब तक महारथी माना गया यह योद्धा क्या अजय योद्धा साबित होगा, या इतिहास के पन्नों में जिस अभिमन्यु को कई महारथियों के षड्यंत्र का शिकार होकर हताहत होते हुए हमने किताबों में पढ़ा है, नरेंद्र सिंह तोमर उसी इतिहास का एक और अध्याय बनकर रह जाएंगे। जानने में दिलचस्पी है, नतीजे के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा सारे पैनल का कहना है।